Hello students, welcome to the 10th lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम रीपोलराइजेशन स्टेज को समझेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। 4 स्टेजेस में हमने कहा था कि हम इस टॉपिक को समझेंगे। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का सबसे पहला स्टेज था पोलराइजेशन, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा था डीपोलराइजेशन, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। तीसरा है रीपोलराइजेशन स्टेज। तो चलो इसको समझते। रीपोलराइजेशन स्टेज को री रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है, द स्टेज इन विच द न्यूरॉन रिटर्न्स अगेन टू पोलराइजेशन स्टेज। पोलराइजेशन स्टेज को हम क्या कहते थे? रेस्टिंग स्टेज। तो सबसे पहले तो न्यूरॉन था पोलराइजेशन स्टेज में, फिर स्टिमुलस दिया हमने न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन चला गया डीपोलराइजेशन स्टेज में। अब डीपोलराइजेशन स्टेज के बाद न्यूरॉन को वापस जाना है पोलराइजेशन स्टेज में। तो पोलराइजेशन के बाद डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जाने वाला जो स्टेज है उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन से वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जाने वाला प्रोसेस उसे हम कहते हैं, या उस स्टेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। न्यूरॉन वापस से क्यों पोलराइजेशन स्टेज में जा रहा है? ताकि वो वापस से अनदर स्टिमुलस, दूसरा स्टिमुलस ले और फिर से डीपोलराइज्ड हो जाए। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन है आपके सामने। एक्सॉन का मेम्ब्रेन एक्सोलिमा, अभी तक तो एकदम अच्छे से रट गया होगा ये चीज। अब रीपोलराइजेशन के समय क्या होता है? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। क्योंकि देखो, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जाना। और पोलराइजेशन स्टेज को हम पढ़ के आए थे, हमने कहा था कि पोलराइजेशन स्टेज के समय बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होता है। तो रीपोलराइजेशन के समय भी आपको बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। अरे रीपोलराइजेशन का मतलब क्या? वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जाना, ठीक। और पोलराइजेशन स्टेज के समय बाहर मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आई? और इस समय जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो होगा -70 मिलीवोल्ट। याद करो, पोलराइजेशन स्टेज के समय जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है पोलराइजेशन स्टेज के समय, इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, जो कि -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रीपोलराइजेशन स्टेज के बाद, मतलब रीपोलराइजेशन स्टेज का मतलब क्या? कि न्यूरॉन जो है वो वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जाने वाला है। तो वापस ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ये -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। याद करो, मैं यहाँ लिखता हूँ, पॉल से गया डीपॉल, डीपॉल से वापस में पॉल जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपोल प्रोसेस, ठीक है, रीपोलराइजेशन, ठीक। पोलराइजेशन के समय आपको पता है मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल थी उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 मिलीवोल्ट थी। डीपॉल के समय बढ़कर +30 मिलीवोल्ट हो गई थी। पिछले लेक्चर में देखा था ना, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। अब वापस से रीपोलराइजेशन में क्या होगा? ये +30 मिलीवोल्ट वापस से -70 मिलीवोल्ट की तरफ जाएगा, ठीक। तो आपको रीपोलराइजेशन के एंड में जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है कितनी नजर आएगी? -70 मिलीवोल्ट। समझ में आया कहानी? बताओ। चलो, अब ना बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन स्टेज में थोड़ा अंतर बता दीजिए अच्छे से, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो सुन लो, डीपोलराइजेशन के समय आपको पता है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था +30 मिलीवोल्ट, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन से रेस्टिंग स्टेज यानी कि -70 मिलीवोल्ट तक आने का प्रोसेस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। डीपोल से वापस से पोल जा रहे हो, डीपोलराइजेशन से वापस से न्यूरॉन पोलराइजेशन स्टेज में जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्या? रीपोलराइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन प्रोसेस। यानी कि उस समय जो भी चीज़ें होती है उसे हम रीपोलराइजेशन स्टेज के अंदर पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वो चीज़ें होती है, ठीक है, कैसे +30 से -70 मिलीवोल्ट का प्रोसेस जो सफ़र है कैसे होता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में ये चीज़ होता है उस स्टेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। और +30 से -70 का हो जाना, इसी को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन प्रोसेस। तो स्टेज प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? चलिए,
और पोलराइजेशन स्टेज का मतलब क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल जब अचीव हो जाए, दैट स्टेज इज पोलराइजेशन स्टेज। +30 से -70 तक जाने का जो प्रोसेस है, जो समय है, ठीक है, जो स्टेज है, उसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन स्टेज। और जब ये -70 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगा, +30 से जब -70 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगा, तो हम कहेंगे न्यूरॉन वापस से पोलराइज्ड हो गया, यानी कि पोलराइजेशन स्टेज में चला गया है। तो डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन तक जाने का जो सफ़र होता है, जो प्रोसेस होता है +30 से -70, उससे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और एक बार -70 मिलीवोल्ट हो गया मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट, तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन अपने रेस्टिंग स्टेज में है, अपने पोलराइजेशन स्टेज में है। तो दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। चलिए, तो हमने क्या कहा, रीपोलराइजेशन के समय बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होता है। अब ये कैसे होता है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, समझा पा रहा हूँ ना मैं आपको, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा। देखो, लाइव क्लासेस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको डाउट आए तो फट से आप पूछ लो, ठीक है। आगे फ्यूचर में मैं लाइव पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसी होती है ना, लाइव पढ़ाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है, तब बच्चे डाउट उसी समय पूछ लेते हैं, तो मुझे भी एक वो सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो आपको समझ में तो आ रहा है। लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक। तो इसलिए ना मेरे को अंदर से थोड़ा ना वो होता रहता है कि यार समझ पा रहे हो ना आप। तो अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, तो रीपोलराइजेशन स्टेज को समझते हैं। रीपोलराइजेशन स्टेज को अच्छा, ये जो मैंने सामने बनाया है, इससे तो आप अब तक मतलब बहुत समझ गए होंगे क्या बनाया। ये एक्सॉन है, ये ऊपर ये सारे के सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं, ये एक्सोलीमा है। हो सकता है कोई बच्चा सीधा रीपोलराइजेशन समझने आ गया होगा, मेरे पुराने लेक्चर्स ना देखा हो तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट, ये एक्सॉन है, ये एक्सोलीमा है, इसके ऊपर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। अब हम यहाँ रीपोलराइजेशन पढ़ेंगे, ऑलराइट। चलिए, जो नए नए स्टूडेंट है सीधा रीपोलराइजेशन देखने आए हैं, पुराने लेक्चर्स मेरे देखे नहीं है, उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही है कि मैंने सामने क्या बनाया है, ठीक। तो सुनो, अब सुनो, रीपोलराइजेशन समझने के लिए ना हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। डीपोलराइजेशन की एक बात हमें याद करनी पड़ेगी। वो बात क्या है, मैं आपको याद करवाता हूँ। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टेज वी रिमेंबर, हमें याद है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हुआ करता था -70 मिलीवोल्ट, वो बढ़ जाता है और -60 मिलीवोल्ट हो जाता है, और इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, याद है आपको। और इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को लाने का कारण है ये +10 मिलीवोल्ट, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक। अब ये कब आया +10 मिलीवोल्ट, जब जब डीपोलराइजेशन के समय आप याद करो, सोडियम आयन वीजीसी खुलना शुरू हुए थे। तो शुरू में थोड़े बहुत सोडियम आयन वीजीसी खुले थे, तो थोड़े बहुत सोडियम आयन अंदर आए थे। सोडियम आयन अपने साथ पॉजिटिविटी को लाए थे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी थी। पॉजिटिविटी बढ़ी थी कितनी, +10 मिलीवोल्ट, ठीक है। इसलिए +10 पॉजिटिविटी बढ़ी थी, तो -70 से ये -60 हो गया था मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको पता है ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ये एक काम करता है, ये क्या करता है, जितने भी बाकी बची हुई सोडियम आयन वीजीसी थी उन सबको ओपन करवा देता है। शुरू शुरू में थोड़े बहुत सोडियम आयन वीजीसी खुलते हैं, लेकिन ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है, जैसे ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बनता है +10 मिलीवोल्ट का, ये दो चीज़ें करता है। एक तो इस -70 को -60 कर देता है, और दूसरा ये ना बाकी बचे सोडियम आयन वीजीसी को खोल देता है। तो सोडियम आयन वीजीसी जैसे खुलते हैं, रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 से 0 मिलीवोल्ट हो जाता है। अब यहीं पे पॉजिटिविटी रुकती नहीं है, अंदर और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ओवरशूट होता है और +10 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन स्टेज। और इसे ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, या फिर इसे हम कहते हैं, याद करो, स्पाइक, दो नाम था इसका, या फिर इसे ही हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक। अब ये जो +10 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, डीपोलराइजेशन के एंड में, एंड स्टेज में, डीपोलराइजेशन के एंड में मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट है। ये दो चीज़ें करता है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा,
जैसे ही +30 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, सारी की सारी सोडियम आयन VGC काम करना बंद कर देगी और पोटेशियम आयन VGC अपना काम करना शुरू कर देगी। पोटेशियम आयन VGC खुलना शुरू कर देगी। तो जैसे ही +30 मिलीवोल्ट हुआ तो एट +30 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल द सोडियम आयन VGC गेट्स क्लोज्ड एंड पोटेशियम आयन VGC गेट्स ओपनड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, एक चीज़ मैं आपको बोल के आया हूँ कि सोडियम आयन VGC हमेशा लो वोल्टेज पे काम करते, लेकिन अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ गया यानी कि वोल्टेज बढ़ गया। अब वोल्टेज बढ़ गया तो ये तो काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लो वोल्टेज पे काम करते हैं। तो पोटेशियम आयन VGC ये हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो अब देखो हाई वोल्टेज हुआ है, +30 मिलीवोल्ट हुआ है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज भी ज़्यादा है, तो पोटेशियम आयन VGC खुल जाएंगे। तो चलो खोलते हैं पोटेशियम आयन VGC को। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये हमारा पोटेशियम आयन VGC। आपको पता है पोटेशियम आयन VGC तभी खुलेगा जब यहाँ से ये कैल्शियम हटेगा। ठीक है, तो चलो कैल्शियम को हटाते हैं। ये कैल्शियम हटा, कैल्शियम आयन हटा और ये दरवाज़ा खुल जा सिम। सो पोटेशियम आयन VGC का जो गेट है खुल गया। ठीक है, और आपको पता है, मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूँ, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा तो इसका उल्टा कर दो, तो अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा। अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा। अब अंदर पोटेशियम आयन की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, और बाहर पोटेशियम आयन की लो कंसंट्रेशन है। आपको पता है पोटेशियम VGC जो है ये एक तरह का क्या है, चैनल है। ठीक है, चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि चैनल की तरह काम करता है, यानी कि पैसिव डिफ्यूजन कराता है। पैसिव डिफ्यूजन यानी कि आयन को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ढकेलता है। तो यहाँ पोटेशियम आयन की अंदर हाई कंसंट्रेशन है, तो पोटेशियम आयन अंदर वाले जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जाएंगे। तो चलो बाहर भेज देते हैं, ये बाहर चले गए। तो जो पॉजिटिविटी था, पोटेशियम आयन अपने साथ पॉजिटिविटी रखता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यानी कि जब पोटेशियम आयन बाहर गया तो इसे हम कहते हैं पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स। बाहर जाना ई फ्लक्स, अंदर आना इनफ्लक्स। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, ई फ्लक्स इनफ्लक्स। पोटेशियम आयन बाहर गया तो ये अपने साथ पॉजिटिविटी को भी लेकर चला गया, राइट। तो बाहर जो है सारा पॉजिटिविटी चला गया, क्योंकि एक पोटेशियम आयन VGC तो नहीं होता, बहुत सारे पोटेशियम आयन VGC होते हैं। तो बहुत सारे पोटेशियम आयन VGC होते हैं, उससे बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाता है, बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है। तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव, और रीपोलराइजेशन के समय यही तो होता है जो पिछले स्लाइड में तुम्हें मैंने पढ़ाया था। कैसे हुआ, समझ में आया? पोटेशियम आयन VGC रिस्पॉन्सिबल है बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव करने के लिए। अब सुनो, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। रीपोलराइजेशन स्टेज के समय अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन काम करता है, तो आप बोलोगे सर ये काम करता है। ये तो हर स्टेज में खुले रहते हैं। पोलराइजेशन के समय भी खुले हुए थे, डीपोलराइजेशन के समय भी खुले हुए थे, रीपोलराइजेशन के समय भी खुले रहते हैं ये आयन चैनल। याद करो, डीपोलराइजेशन के समय ये बंद होते हैं, डीपोलराइजेशन के समय ये बंद होते हैं, लेकिन रीपोलराइजेशन के समय ये खुल जाते हैं। रीपोलराइजेशन के समय ये खुल जाएंगे। और जो सोडियम, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एक्टिव डिफ्यूजन कराता है, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस को भेजता है। ठीक, बात समझ में आई? तो सुनो, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये भी काम करेगा डीपोलराइजेशन के समय। ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा। ठीक, ऑलराइट, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। ये क्या करता है ना, ये उल्टा काम करता है। ठीक है, ये जिस तरफ लो कंसंट्रेशन है उस तरफ से अंदर की तरफ लाता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना? ये अपना उल्टा काम कर रहा है। ये पता है क्या कर रहा है, देखो डीपोलराइजेशन के समय अंदर में बहुत सारी सोडियम आयन आके बैठी हुई थी, ठीक है, तो उनको ये बाहर भेजता है, बाहर भेजता है। ठीक, तो 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था, ठीक है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयन का। ठीक, पोटेशियम आयन बाहर, अंदर ज़्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं पोटेशियम आयन। बाहर पोटेशियम आयन का लो कंसंट्रेशन चल रहा होता है।
ठीक है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम कर लेगा तो फिर ये करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं एक साथ। और बाहर आपको पता है लो कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर ये क्या करेगा, पोटेशियम को लाएगा। और आपको पता है सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, पोटेशियम आयन अंदर कम है, तो अंदर से बाहर पोटेशियम आयन को भेजेगा। ठीक, रिलेट कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जबकि मुझे पता है मैं लाइव क्लास ले भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर का जो गट फीलिंग है ना, टीचर वाला फीलिंग, ये मुझे बता रहा है। फिर से सुनो, सोडियम पोटेशियम पंप, इसका काम क्या है? लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयन को भेजना। और जब ये काम करता है तो एटीपी का इस्तेमाल करता है, बिना एटीपी के ये पंप काम ही नहीं करेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। और आपको पता है पोटेशियम बाहर की तरफ कम होते हैं, तो बाहर से अंदर 2 पोटेशियम को फेंकेगा। और फिर अंदर की तरफ आपको पता है सोडियम कम होते हैं और बाहर ज़्यादा होते हैं, तो अंदर से बाहर 3 सोडियम को भेजेगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव तो बाहर भेज दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव तो बाहर भेज दे रहा है, सोडियम आयन तो ज़्यादा पॉजिटिव है, 3 सोडियम आयन को भेज दिया, यानी कि 3 पॉजिटिव बाहर भेजा और सिर्फ 2 पॉजिटिव अंदर लाया। तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव भेजा तो बाहर से मेम्ब्रेन अगेन पॉजिटिवली चार्ज, अंदर से नेगेटिवली चार्ज। रिपोलराइजेशन स्टेज के समय यही तो होता है। ठीक, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप भी कंट्रीब्यूट करता है मेम्ब्रेन के बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव होने के लिए। ठीक, तो रीपोलराइजेशन स्टेज के समय कौन कौन काम कर रहे हैं? ये तो हमेशा काम करता है, ये तो कड़बे करेगा, ठीक है। ई आयन चैनलवा तो हमेशा काम करेगा। ठीक, साथ ही साथ सोडियम वीजीसी नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम वीजीसी करेगा और ये करेगा, ठीक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक ये काम करेगा, ये काम करेगा और ये काम करेंगे रीपोलराइजेशन स्टेज के समय। बोलो क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनो स्टूडेंट, एक बहुत ही ज़रूरी बात, at +30 millivolt the sodium ion VGC gets closed and potassium ion VGC gets opened। हाँ बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप हमें बता के आए थे। अब सुनो, रीपोलराइजेशन के समय अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कैसे बदलाव आता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो याद करो, डीपोलराइजेशन के एंड पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट था। अब जैसे रीपोलराइजेशन स्टेज शुरू हुआ, मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव अंदर से नेगेटिव होना शुरू हुई, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन अब अंदर से नेगेटिव हो रही है, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है घटना शुरू होगा। तो +30 मिलीवोल्ट घटकर पहले 0 मिलीवोल्ट होगा। डीपोलराइजेशन के एंड पे इतना था, जैसे रीपोलराइजेशन शुरू हुआ तो ये +30 से घटकर माइनस बोल रहा हूँ, घटकर 0 मिलीवोल्ट हो गया। अब यहीं पे नहीं रुका, और घटा, ये और गिरा और घटकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया -70 मिलीवोल्ट। याद करो, -70 मिलीवोल्ट, कुछ याद आ रहा है? अरे यही तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी कि डीपोलराइजेशन से वापस से पोलराइजेशन स्टेज अचीव हो चुका है। और ये जो पूरा क्या कहते हैं स्टेज था, प्रक्रिया थी, +30 से, क्या प्रक्रिया ही बोलते हैं ना, प्रोसेस जो था +30 से -70 मिलीवोल्ट तक जाने का, ये जो पूरा स्टेज था, जो समय था, इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। लेकिन एक बार जैसी -70 मिलीवोल्ट आ गया तो हम कहते हैं वापस से पोलराइजेशन स्टेज आ गया। और रीपोलराइजेशन स्टेज के समय तो यही होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन स्टेज में जाता है। अब सुनो, एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। याद है मैंने आपको कहा था कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स 4 स्टेज में होता है, तो अभी तक तो मैंने 3 ही स्टेज पढ़ाया। चौथा स्टेज है, याद करो, हाइपर पोलराइजेशन। अब उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ज्ञान देने जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में मत समझना इस चीज़ को। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में शायद हाइपर पोलराइजेशन के बारे में कुछ बोला भी नहीं गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, कंसेप्चुअली समझ लेना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। सुनो, ये रहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। तो पोलराइजेशन स्टेज अचीव हो चुका है, मेम्ब्रेन रेडी है वापस से स्टिमुलस लेने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ये -70 मिलीवोल्ट घटता है तो यहीं पे आके नहीं रुकता है, ये और घटता है, और घट के ये -80 मिलीवोल्ट पे चला जाता है। और थोड़े समय के लिए -80 मिलीवोल्ट पे जाता है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
और वापस से फिर अपने नॉर्मल -70 मिलीवोल्ट यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से आ जाता है। तो बीच में कुछ समय के लिए -70 मिलीवोल्ट से -80 मिलीवोल्ट तक ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल गया। इसी को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। कुछ ज़्यादा ही पोलराइजेशन हो गया। हाइपर मतलब हाई, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 का इतना घटा था, ठीक है, और घट गया, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अरे प्रोग्रेस ऊपर की तरफ थोड़ी होती है, प्रोग्रेस नीचे की तरफ भी तो होती है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर ऊपर चलते, बहुत लोग अपना बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं, तो बिगाड़ने में भी तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं अपना। तो भले ही अपने ज़िंदगी में वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइपर फेलियर, हाइपर सक्सेस, बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो गया, हाइपर फेलियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फेल हो गया। तो उसी तरीके से नीचे से बढ़ रहा है। कहते रहे मैंने क्लास में टॉप किया है, अच्छा कहाँ से, पीछे से तो वही है, क्लास का रैंकर हूँ पीछे से, तो वही वही हाल है, गिर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, -70 से -80 हो गया, ठीक। और फिर ये थोड़े समय के लिए जाता है हाइपर पोलराइजेशन, वापस से -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है। तो बोलो इतना समझ में आया, वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गया, वापस से पोलराइजेशन स्टेज में आ गया। अब हमारा जो न्यूरॉन है वापस से रेडी है स्टिमुलस लेने के लिए, वापस से डीपोलराइजेशन स्टेज में जाने के लिए रेडी है। और फिर डीपोलराइजेशन के बाद वापस यही प्रक्रिया चलेगी, यही प्रोसेस चलेगा, और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। बोलो आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बातें हैं फ्लो चार्ट में, इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं, ठीक। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको जो जो कंसेप्चुअली समझाया है उसको मैं अब आपको लिखित में देने जा रहा हूँ, लिखित में, ताकि जब आप रिवाइज करो तो रीड करो और आपको सब याद आ जाए। तो सुनो, फ्लो चार्ट में समझते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ रीपोलराइजेशन स्टेज क्या होता है? एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन सोडियम आयन VGC गेट्स क्लोज्ड। उस समय 30 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन। 30 मिलीवोल्ट जो प्लस में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है, इस समय सोडियम आयन VGC बंद हो जाते हैं, और यही +30 मिलीवोल्ट क्या करता है, पोटेशियम आयन VGC को खोल देता है और रीपोलराइजेशन स्टेज बिगिंस, ठीक है। पोटेशियम आयन VGC खुला यानी कि रीपोलराइजेशन स्टेज शुरू हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता है ICF से ECF के तरफ, ठीक है, एक्सोप्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के तरफ। तो बस इतना ही याद रखना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। यही हमारा एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है किस तरीके से घटी है, +30 से घटकर 0, फिर -70, ठीक है, और उसके बाद फिर -80 यानी कि हाइपर पोलराइजेशन, और फिर -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक। ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बट यहाँ पे आके ना थोड़ा और नीचे गिरता है, हाइपर पोलराइजेशन, और फिर अपने पोलराइजेशन स्टेज में न्यूरॉन आ जाता है। ऑलराइट, बोलो क्लियर, ठीक है। अब ये आपका क्या था, फ्लो चार्ट था। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइपर पोलराइजेशन मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन ऑफ री रेस्टिंग स्टेज। रीपोलराइजेशन को ही री रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। सुनिए, इस समय लीक चैनल खुले, अरे लीक चैनल तो हमेशा ही खुले रहते हैं। इस समय सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है, ये भी काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बंद होते हैं, ठीक है, ये बंद हो जाते हैं। और ये पोटेशियम आयन VGC ये तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रीपोलराइजेशन स्टेज में सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं का है। ये जैसी खुलते हैं, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स शुरू होता है, यानी कि रीपोलराइजेशन स्टेज की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। ऑलराइट, सुनो अब देखो, रीपोलराइजेशन स्टेज के समय एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसकी बात करें तो ये अंदर से तो नेगेटिव होती है और बाहर से पॉजिटिव होती है, ठीक है। अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। तो मैं पूछूं इनसाइड चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे सर इनसाइड चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। रीपोलराइजेशन स्टेज के समय, रीपोलराइजेशन स्टेज के समय क्या हो रहा है, एंड में मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइजेशन स्टेज में चला जा रहा है, तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल वैल्यू, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू,
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रीपोलराइजेशन स्टेज में तो क्या होगा, -70 मिलीवोल्ट। क्यों? ड्यू टू द रैपिड ई फ्लक्स, यानी कि आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ। क्योंकि पॉजिटिविटी तो बाहर जा रहा है तो अंदर नेगेटिविटी है, अंदर नेगेटिविटी है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था +30 मिलीवोल्ट से घटते 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 -70 मिलीवोल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो गया और इसी से पता चल जाता है मेम्ब्रेन पोलराइजेशन स्टेज में आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो नोट 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 ले लो, हर लेक्चर में देता हूँ। इस लेक्चर का नोट ये है कि जो पोटेशियम आयन वीजीसी है ये अलाउ करते हैं पोटेशियम आयन के ईफ्लक्स को। इन्हीं के कारण जो पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। इसका मतलब क्या, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं यानी कि पोटेशियम आयन आर मेनली, यहाँ पे स्पेस होगा, पोटेशियम आयंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा आयन? सोडियम आयन। कौन सा? वीजीसी, सोडियम आयन वीजीसी। और रीपोलराइजेशन के लिए कौन है मेनली रिस्पॉन्सिबल, कौन सा आयन? तो पोटेशियम आयन। ठीक है, या फिर पोटेशियम आयन वीजीसी, इसी के द्वारा तो ये पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल ये भाई साहब है, पोटेशियम आयन। तो यहीं पे ये लेक्चर हमारा होता है समाप्त। ठीक है, ये लेक्चर हमारा होता है समाप्त। हमने चारों स्टेज को समझा अच्छे से। अरे क्या हो गया ये? हाँ, चारों स्टेज को हमने अच्छे से समझा। ठीक है, हमने डिटेल में सब चीज़ पढ़ा। मुझे और इससे बाहर तो अब एनटीए वाला जो है पूछेगा ही नहीं, नीट में इससे बाहर तो नहीं आएगा इतना डिटेल में। इतना यार पता है, इससे थोड़ा ही ज़्यादा एमबीबीएस में पढ़ाते। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं फेंकूंगा। मैं खुद एमबीबीएस कॉलेज में गया नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या पढ़ाते, लेकिन नीट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो भाई इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे। एम्स का भी पेपर इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, पहले एम्स होता था, अब तो नीट में ही सब कुछ हो जाता है। ठीक, चलिए, तो यहीं पे लेक्चर को करता हूँ मैं समाप्त। ये टॉपिक हमारा अच्छा खासा टॉपिक, 4 स्टेज हमने पढ़ा। कुछ और बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ और बातें हैं हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।